चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल के काठमांडू से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग पर बवाल हो रहा है। काठमांडू में पत्थरबाजी और आगजनी की गई है। राजशाही समर्थकों की पुलिस से हिंसक झड़प हुई। गाड़ियों में लगाई आग, बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई है। तस्वीर आपके सामने नेपाल के काठमांडू से ये तस्वीर है, जहां इस समय राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग पर बवाल मचा हुआ है। काठमांडू में पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई है। राजशाही समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई। गाड़ियों में आग लगाई गई, बिल्डिंग को तोड़ा फोड़ा गया है। पुलिस प्रशासन लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सतर्क है इस समय, लेकिन इस विरोध को कैसे रोका जाए, ये एक अहम सवाल है। नेपाल के 3 इलाकों में इस समय कर्फ्यू जैसा माहौल है। कोटेश्वर, सीनामंगल, तिनकुने में इस समय कर्फ्यू लगाया गया है। नेपाल के 3 इलाके जहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा है, ये इलाके हैं कोटेश्वर, सीनामंगल, तिनकुने, जहां कर्फ्यू लगाया गया है। न्यूज रूम से आयुष सूर्यवंशी मेरे सहयोगी समय जुड़े हुए हैं और गौरव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, सबसे पहले आपके पास आते हुए, नेपाल में ये जो तस्वीर इस समय आई है आयुष, ये कोई नई नहीं है। लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर के ये मांग तराई वाले इलाके में होती रही है पहले भी, लेकिन क्या फैसला लिया जाएगा ये अभी देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें मिल रही है वो बांग्लादेश की याद दिला रही है। बिल्कुल शिखा, देखिए जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि प्रदर्शनकारियों में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए थे, पुलिसकर्मियों को भी चोट आई थी। एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है और रात 8 बजे यानी कि अब से कुछ ही वक्त में खड़गा प्रसाद ओली, केपी ओली, प्रधानमंत्री केपी ओली की तरफ से एक अहम बैठक की जाएगी और कर्फ्यू का एरिया भी बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट एरिया जो है वो भी अब कर्फ्यू वाले एरिया में शामिल हो गया। आपने खुद बताया कि तिनकुने है, बनेश्वर है, कोटेश्वर है, ये वो इलाके हैं जहां किसी तरह की रैली या किसी भी तरह का मूवमेंट जो है वो अलाउ नहीं किया गया है। और इस प्रदर्शन में कई लोगों को चोट लगी है, ये अपडेट है। लेकिन इसका बैकग्राउंड अगर देखें, आपने जैसा बताया कि मधेश में इस तरह के आंदोलन होते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि राजधानी तक इसकी आंच पहुंची है। काठमांडू में, कैपिटल में इस तरह का प्रदर्शन हुआ, एक पूरा एरिया जो है वो प्रभावित दिखा है और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री की तरफ से एक बैठक की जाने वाली है। सबसे बड़ा कारण क्या है? एक हम देख रहे हैं कि 2008 में जब किंग ज्ञानेश्वर को हटाया गया था और उसके बाद से फिर से लोकतंत्र पूरी तरह से नेपाल में बहाल हुआ। उसके पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी जब तक ज्ञानेश्वर थे, 2-3 साल तक, 2005 से 2008 वाला जो पूरा वक्त था। ज्ञानेश्वर के समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और उसमें पॉलिटिकल बैकअप जो है वो आरपीपी का दिख रहा है। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी जो है वो खास करके मधेश और पहाड़ दोनों इलाकों में सक्रिय है। बहुत ज़्यादा सीटें नहीं, 275 की संसद में लगभग 22 सीटें आरपीपी की हैं, लेकिन आरपीपी लगातार ज्ञानेश्वर को समर्थन दे रही है। और जब 9 मार्च इसी साल ज्ञानेश्वर आए थे, जब त्रिभुवन एयरपोर्ट पर वो लैंड हुए, उनके एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया था। उस वक्त भी आरपीपी ज्ञानेश्वर को सपोर्ट कर रही थी और इस पूरे मामले को लेकर भी माना जा रहा है कि एक तरफ ज्ञानेश्वर के समर्थक जो चाहते हैं कि मोनार्की फिर से वापस आए, फिर से राजतंत्र आए, और दूसरी तरफ जो आरपीपी का समर्थन है वो भी देखा जा रहा है। लेकिन इसके और भी कई सारे कारण हैं। 2008 से लेकर 2025 तक नेपाल में 13 सरकारें रही हैं, 13 प्रधानमंत्री जो हैं वो इन 17 सालों में रहे, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कमी देखिए, हमने देखा 2014-15 में जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड था, भारत से पूरी तरह से कारोबार जो है वो नेपाल के बॉर्डर्स पर बंद हो गया था। खुला बॉर्डर है, इसके बावजूद कारोबार नहीं चल रहा था, उसका भी असर नेपाल में देखा गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी एक खतरा जो है वो लगातार नेपाल के लोग देख रहे हैं। और 2008 के बाद जो एक हिंदू स्टेट की पहचान थी, लगभग 200 वर्षों का शाह राजवंश का जो शासन था पृथ्वी शाह से, वो देखा गया कि हिंदू पहचान भी खत्म हुई, उसको लेकर भी लोग सड़कों पर उतरे। बिल्कुल। और गौरव, कहीं ना कहीं नेपाल को एक ऐसा राष्ट्र माना जाता था जहां कहा जाता था कि धर्मनिरपेक्ष नहीं, वो हिंदू राष्ट्र है। और अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, अगर पॉलिटिकल पार्टीज बात करती थी, तो उसे दक्षिण से प्रभावित बताया जाता था। लेकिन ऐसे में अब जिस तरीके का लोगों का यहाँ पर जो रवैया नज़र आ रहा है, उसके बाद सरकार को सोचना पड़ेगा कि करना क्या है, क्योंकि ये आगजनी, ये पत्थरबाजी आज की घटना नहीं है, पिछले कई सालों से वहाँ पर इसे अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल शिखा, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां ऐसा नहीं है कि अचानक से नेपाल के अंदर तैयार कर दी गई। करीब 40 संगठनों ने इससे पहले बातचीत किया था, कई दफ़ा उनकी बैठक हुई थी और 19 फरवरी को एक वीडियो जो है वो जो राजा का था वहाँ का
निकल करके सामने आया था और उसमें साफ तौर पे एक अपील भी की गई थी कि राजशाही को वापस लाने का वक्त आ गया है। और उसके बाद से 40 जो संगठन बताए जा रहे हैं, नेपाल के अलग अलग जो नेपाली संगठन है, उन्होंने इस पूरे आंदोलन को और ज़्यादा तीव्र करने की भूमिका बनाई। और आप देखिए कि जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, आज पूरे दिन नेपाल में जगह जगह पर जो सेना के लोग हैं वो देखे गए और कई हिस्सों में हालांकि कर्फ्यू जैसा माहौल अभी भी बना हुआ है और कुछ हिस्सों में पूरी तरीके से कर्फ्यू को लगाया गया है और पूरे दिन ये झड़प देखने को मिली है। तो ये हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो पूरा प्रदर्शन है वो चल रहा है और नेपाल चूंकि बार बार इस बात को वहां पर लोगों को ये बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि ये राजवंश अगर रहेगा नेपाल में तो स्थिरता रहेगी नेपाल में, क्योंकि मेरे सहयोगी आयुष ने भी बताया कि 200 वर्षों का एक पूरा इतिहास है और हिंदू राष्ट्र नेपाल रहा है। तो निश्चित तौर पर उस स्थिरता को बनाने के लिए इस तरीके के आंदोलन किए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि हिंदू राष्ट्र जो है नेपाल बनता है तो एक स्थिरता का माहौल रहेगा। करीब 13 बार हम कहें वहां पर जो सरकारें आई गई, इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, 13 प्रधानमंत्री बने वहां। तो इस तरीके की स्थिति में अब कहीं ना कहीं ये जो पूरा आंदोलन है ये काफी तीव्र हो चुका है। और आपने कहा शुरुआत में कि बांग्लादेश जैसी स्थिति, निश्चित तौर पे जो मोमेंटम शुरू हुआ है और अभी तक जिस तरीके के हालात काठमांडू के कुछ हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं, स्थिति अभी भी काफी खराब नजर आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि नेपाल में राजनीतिक तौर पर जो है अस्थिरता आई है, जिसकी वजह से लोग वहां पर इस समय खुश नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।